Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। श्रमिक इतिहास के ऊपर केंद्रित पिछले 2 लेक्चर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम अप्रवासी श्रमिक समुदाय के इतिहास की तरफ अपना रुख करेंगे। इस लेक्चर में पिछले 2 लेक्चर में हमने भारत में श्रमिक वर्ग के इतिहास लेखन की बात की और फिर श्रमिक वर्ग के माइग्रेशन के इतिहास की बात की, और इसी माइग्रेशन का दूसरा पहलू भारत से बाहर प्रवास के लिए ले गए मजदूरों के इतिहास की है। तो जिससे भारतीय डायस्पोरा जिसे हम आज कहते हैं उसका निर्माण हुआ, उसकी बात करेंगे। भारतीय डायस्पोरा की जब हम बात करते हैं तो 2 मुख्य वृत्त हमारे सामने उभरते हैं। एक तो भारत से विकसित देशों जैसे यूरोप के देशों या अमेरिका की तरफ जो प्रवास हुआ उसका इतिहास, और उस इतिहास के कई दिलचस्प पहलू रहे हैं। जैसे आप में से कई परिचित होंगे गदर पार्टी के इतिहास के साथ, या 1914 में कोमातागाडू जहाज दुर्घटना की बात, या फिर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो भारतीय सैनिकों को ले जाया गया और उन सैनिकों के खतों से जुड़ता हुआ इतिहास हमारे सामने हाल के दशकों में आ रहा है। कहीं न कहीं यह सब भारतीय डायस्पोरा के इतिहास से जुड़ा हुआ है, उसी का पक्ष है। और यह पक्ष खासकर पिछले 20 सालों में ग्लोबलाइजेशन के दौर में, भूमंडलीकरण के दौर में, उदारवाद के दौर में, इस तरफ अन्य विषयों में इतिहास में जितनी चर्चा नहीं हुई है उससे अधिक पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, साहित्य आदि में, सोशल थियरी आदि में बहुत इंसाइटफुल इंटरवेंशंस हुए हैं। लेकिन हम उस भारत से विकसित देशों के तरफ के प्रवास की बात आज नहीं करेंगे। हमारा ध्यान भारत से मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम आदि, डच गयाना आदि जगहों पर हुए प्रवास के इतिहास की तरफ होगा, जिसे
अक्सर इंडेंचर माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है। इंडेंचर्ड सिस्टम से जुड़ा हुआ, उसके आधार पर यह नाम। हिंदी में कहें तो यह गिरमिटिया डायस्पोरा की बात है और उसका इतिहास है। इसके संबंधित, इसके इतिहास लेखन से संबंधित और उसके बदलते प्रवृत्तियों की बात हम करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूँ कि यहाँ हमारा ध्यान पूरी तरह से इतिहास लेखन की बदलती प्रवृत्तियों पर है, न कि इतिहास, इन विषयों के इतिहास की संश्लिष्टताओं की तरफ है। यह फ़र्क करना और इस फ़र्क को जेहन में रखना इसलिए अहमियत है कि यहाँ हम महज नज़रिए में आते बदलाव की पड़ताल कर रहे हैं, न कि उस विषय की गहन परिचर्चा कर रहे हैं। एक ज़माना हुआ करता था, एक समय था जबकि इतिहास लेखन, हिस्टोरियोग्राफी और हिस्ट्री को एक ही माना जाता था। लेकिन हम में से बहुत इस बात से सहमत होंगे कि हिस्टोरियोग्राफी हिस्ट्री का एक हिस्सा है, न कि हिस्ट्री का पर्यायवाची है। तो हम यहाँ इस बदलते नज़रिए, इस बदलते स्कॉलरशिप की तरफ अपना ध्यान सीमित रखेंगे। जब इस इतिहास की तरफ हम रुख करते हैं तो कुछ मूल बातें सामने रखना जरूरी है एक पृष्ठभूमि के तौर पर। और हम देखते हैं कि 1833 में जब स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट लागू किया गया तो वहाँ से एक नए युग की शुरुआत होती है, जो कैरिबियन में या हिंद महासागर में जो प्लांटेशन इकोनॉमी था, मुख्य रूप से शुगर केन प्लांटेशन की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ अब जो पहले से अफ्रीकी गुलाम कार्यरत थे, 1833 के बाद वे इन प्लांटेशन में काम करने को तैयार नहीं थे। इससे इन प्लांटेशंस में काम करने के लिए श्रमिकों की ज़रूरत आन पड़ी और प्लांटर्स ने ब्रिटिश भारत की तरफ रुख किया। और यहाँ से 1833 से लेकर 1921 जब ब्रिटिश भारत, अंग्रेज सरकार ने एक्ट पारित कर इंडेंजर सिस्टम को ख़त्म किया, करीब करीब 90 साल यह इंडेंजर प्रथा का इतिहास हमारे सामने आता है, जिसकी बात मैं आज यहाँ करूँगा। यहाँ महज ब्रिटिश अंग्रेजी प्लांटेशन की बात नहीं है, यहाँ डच गयाना भी है, सूरीनाम है, मॉरिशस है, फ्रांसीसी और नीदरलैंड, डच और अंग्रेज तीनों की भागीदारी यहाँ हम देखते हैं। तो एक अधिक
बहुसांस्कृतिक फलक आप कह सकते हैं हमारे सामने आता है। और दिलचस्प यह है कि यह जो बहुसांस्कृतिक बहुभाषी जो लैंडस्केप है, क्योंकि यहाँ जो मज़दूर गए उनकी कई पीढ़ियाँ वहीं बस गए, और फिर हम एक अलग रूट भी देखते हैं माइग्रेशन का। वहाँ से कई फ्रांस और नीदरलैंड्स माइग्रेट कर गए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक व्यापक एक वृत्त बनता है इस डायस्पोरा का, जिसके इतिहास की संश्लिष्टताएं, उसकी परतें अब भी नए रूपों में हमारे सामने खुलती हैं। तो इस इतिहास में भी के जो बदलते रुझान हैं, वहाँ हम देखते हैं तो पाते हैं कि इस गिरमिटिया प्रथा और इंडेंजर जब कहते हैं या गिरमिटिया जब कहते हैं, तो इसका जो मूल शब्द है वह उस स्लिप पर आधारित है जो इंडेंजर, जो इन श्रमिकों को दिया जाता था, और उसी के आधार पर गिरमिट या गिरमिटिया नाम पड़ा। अवमानना लिया हुआ शब्द कुली भी है जो हमारे सामने आता है। तो एक तरफ इसका बृहत इतिहास भी है, जिसमें भारत से हम देखते हैं कि 17वीं सदी से ही भारत से अफ्रीका की तरफ, खासकर पश्चिमी भारत से, गुजरात आदि प्रांतों से अफ्रीका की तरफ प्रवसन हो रहा था। और यह वही समुदाय है जिसके वकालत के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो एक बृहत इतिहास भी है, लेकिन हम उस बृहत इतिहास में नहीं जाएंगे। हम यहाँ अपनी चर्चा 1833 के बाद से और 1921 के बीच तक ही सीमित रखेंगे। और 1833 में जब यह प्रथा शुरू हुई, शुरुआत से ही इसका विरोध भी होने लगा। जो एंटी स्लेवरी सोसाइटीज़ के सदस्य गुलामी प्रथा का विरोध कर रहे थे, उनमें से कई इस प्रथा के उत्पीड़क पक्षों की तरफ भी ध्यान आकर्षित कर रहे थे। जैसे जॉन स्कोबल 1838-40 में ही उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा, ब्रिटिश गयाना फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स। और इन सदस्यों का मुख्य विरोध इस बात को लेकर था कि यह एक नए किस्म की गुलामी को ही प्रोत्साहित दे रहा था। यहाँ मज़दूरों को कम मज़दूर, उनके जीवन की परिस्थितियाँ बहुत कठिन, शोषणात्मक पक्ष, यात्रा में इन मज़दूरों की मृत्यु, बीमारी आदि विषयों को प्रमुखता से हाईलाइट किया जाता था। और कई बार इनका विरोध इतना मुखर भी हुआ कि बीच बीच में
अलग अलग जगहों पर हम पाते हैं कि सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स भी बाधित हुआ, लोगों को का आयात बीच बीच में बंद कर देना पड़ा सरकार को, और कई कमेटियां भी गठित हुई। एक बड़ा जो आरोप था वह यह कि मजदूरों को बहला फुसला कर, जबरन किडनैप कर इन प्लांटेशन में लाया जाता है। तो इन सभी बातों को लेकर सरकार भी समय समय पर कमेटी और उसके रिपोर्ट्स, कमेटियां गठित की जिसके रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं एक दस्तावेज की तरह। मैंने श्रमिक इतिहास के पहले लेक्चर में ग्रियर्सन के ऐसे ही एक रिपोर्ट का जिक्र किया था, और इन कमिटियों का, जैसा मैंने उस समय भी कहा था, मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की आपूर्ति, उनका सप्लाई निर्बाध रूप से चलता रहे, वह सुनिश्चित करना था। लेकिन विरोध का पक्ष भी साथ साथ कायम रहा, और 1878 में हम इसी विरोध की मुखर अभिव्यक्ति ए.ओ. ह्यूम के वक्तव्यों में पाते हैं, और उसके बाद राष्ट्रवादी विमर्श भी एक आकार लेने लगता है। 1910 के दशक से खासकर 1914 में महात्मा गांधी का भारत वापस आ जाने से राष्ट्रवादी विरोध इस प्रथा को लेकर वह और तीव्र रूप में हमारे सामने आता है, जिसके बारे में भी हम आगे और बात करेंगे। और इसी सब का परिणाम था 1910 के बाद से जो विरोध में तीव्रता आई कि 1921 में अंततः अंग्रेज सरकार को इस प्रथा को बंद कर देना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस इतिहास को लेकर जो अकादमिक विमर्श है वह 1940 के दशक से ही शुरू आप कह सकते हैं। I.M. कम्पस्टन, K.L. जिलियन ने फिजी के विस्तृत अध्ययन से यह प्रस्ताव रखा। उनका मानना था कि इसे पुरानी स्लेवरी नहीं भी माना जाए, लेकिन यह टेम्पररी सर्विट्यूड, जिसे कहते हैं अल्पकालिक दास्ता जरूर थी। लेकिन साथ ही इन्होंने यह भी दिखाया कि दीर्घकाल में, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में यदि देखें तो इनका मानना था कि इस प्रथा ने एक नवीन समाज का जन्म दिया, एक ऐसे समाज का जहां महिलाओं को अपेक्षाकृत उनके पुराने ग्रामीण और पुराने संदर्भों, पारिवारिक जो सामाजिक आर्थिक संरचना की अपेक्षा महिलाओं को इस नए समाज में अधिक आज़ादी थी। यहाँ जाति भेद या समुदायगत भेदभाव कम था। तो इन दो सिरों, जहाँ एक तरफ तो यह टेम्पररी सर्विट्यूड माना गया और दूसरी तरफ इसके लॉन्ग टर्म डायनामिक्स जो कि अधिक समतावादी
अधिक उत्साहजनक थे। इन दो ध्रुवों के बीच 1940 के बाद से अगले 80 सालों तक, आज तक यह इतिहास लेखन हम पाते हैं। इस दिशा में 1974 में ह्यू टिंकर की किताब, उनका शोध एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें इन्होंने इस प्रथा को नई गुलामी के तौर पर ही देखा और इसके शोषणात्मक पहलुओं को सामने रखा, उस पर एम्फेसिस दिया। लेकिन 1980 के दशक से इस इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण बदलाव हम देखते हैं। अब पहली बार प्रभावशाली तरीके से इसी समुदाय की अगली पीढ़ी अपना इतिहास लिखने लगी और एक खास नाम जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा वह है ब्रजलाल, इनके शोध। ब्रजलाल ने बहुत बड़े पैमाने पर 4,500 से अधिक गिरमिटिया स्लिप्स का अध्ययन किया। इससे पहले जो भी अध्ययन था वह अक्सर क्वालिटेटिव एविडेंस पर ही बेस्ड था। पहली बार इन्होंने क्वालिटेटिव अपने पहले के आगे की पीढ़ी के लोगों के साथ साक्षात्कार आदि के साथ साथ बहुत बड़े स्केल पर इन गिरमिटिया स्लिप्स, जब ये स्लिप्स होते थे जब कोई किसी श्रमिक को भारत से ले जाया जाता था, उनके रिक्रूटमेंट के समय उनके बारे में बहुत विस्तार से इंफॉर्मेशन डिटेल्स इस फॉर्म में दर्ज की जाती थी। तो इन स्लिप्स का, इन फॉर्म्स का इन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने कई इस इतिहास से जुड़े हुए कई मान्यताओं को चुनौती दी। जैसे इन्होंने बताया बहुत एम्पिरिकल तरीके से कि इन प्रवासी श्रमिकों में सभी जातियों के लोग शामिल थे। प्रवासी श्रमिक महिलाओं में सभी जाति की महिलाएं शामिल थी और जो एक मिथक था कि महज उच्च जाति या महज निम्न जाति की महिलाएं इस समुदाय का हिस्सा थी, वह मिथक को इन्होंने चुनौती दी। साथ ही हम पाते हैं कि जब ये प्रवासी मजदूर भारत से जहाज़ों से इन नए जगहों पर ले जाए जाते थे, तो नए नाते, नए रिश्ते बनते। जहाज भाई, जहाज बहन, और ये जो नया रिश्ता, नया नाता बना, यह इसने गंतव्य के प्रवासी समाज
को गढ़ने में आधारभूत भूमिका अदा की, जिसकी तरफ भी बृजलाल के कामों से हमें और स्पष्टता के साथ उनका ज्ञान होता है और इस बाबत आगे के इतिहासकारों ने भी इस तरफ खास तवज्जो दिया। और यहाँ से 1980 के दशक के बाद से इस इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण आयाम रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को लेकर जांच पड़ताल हम पाते हैं। जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि श्रमिकों, खासकर माइग्रेशन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह रहा कि क्या कोई जबरन अपना गांव, अपना ज़मीन छोड़ता है और शहर की तरफ पलायन करता है, या फिर उसमें वह स्वतंत्र रूप से यह निर्णय लेता है। तो इसी के एक एक्सटेंशन के रूप में, उस ट्रेजेक्ट्री के एक एक्सटेंशन के रूप में, उस अप्रोच के अलग तरह से हम इस प्रवासी मजदूरों के इतिहास लेखन में भी एक लंबा और बेहद दिलचस्प विमर्श रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को लेकर पाते हैं। और इसमें अलग अलग तर्क हमारे सामने आते हैं। इस बात की तरफ 1980 के बाद के इतिहासकारों ने अधिकाधिक ध्यान दिलाया कि रिक्रूटमेंट बेहद कड़ाई से हुआ करता था, जहां कई जो शारीरिक रूप से सक्षम मजदूर नहीं थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। उन्हें, इन मजदूरों को मजिस्ट्रेट के सामने पहले पेश किया जाता था और उनकी सहमति ली जाती थी। अर्थात जिस तरह से पिछले 150 सालों में यह आरोप लगाया जाता रहा कि इन मजदूरों को जबरन या बहला फुसला कर ले जाया जाता था, उस पर अब सवालिया निशान इतिहासकार लगाने लगे। और इन इतिहासकारों ने यह भी दिखाया कि इसमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसे मजदूरों का था जो इन अपने समय अवधि, इंडेंजर पीरियड वह टर्म खत्म होने के बाद भी नए जगहों पर बना रहा, वह वापस लौट कर नहीं आया। बहुत से ऐसे भी रहे जो वापस आए और फिर कुछ समय के बाद पुनः इस प्रथा में शामिल हुए और फिर से सूरीनाम, मॉरिशस, डच गयाना, फिजी आदि गए। कई ऐसे हुए जिन्होंने कई बार ऐसी यात्राएं की। तो इससे रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिसमें अक्सर पहले यह मान लिया जाता था कि
यह जो प्रवासी मजदूर हैं, इनकी सहमति कोई मायने नहीं रखती थी। इन्हें बरगला कर या इन्हें जबरन ले जाया जाता था, वह अब उतना एकांगी या उसी स्वरूप में हमारे सामने नहीं आता है। और जैसा कि बात के एक इतिहासकार मैरिना कार्टर ने कहा है कि यह फिर से इस बात की तरफ हमें ले जाता है कि ये जो अप्रवासी मजदूर या ये जो कुली कहें या गिरमिटिया समुदाय, यह कोई पैसिव किरदार नहीं थे। यह खुद भी निर्णय ले सकते थे और अपने स्वतंत्र चेतना का इस्तेमाल ये करते थे। लेकिन यहाँ इस रिक्रूटमेंट प्रक्रिया से जुड़ा हुआ, जैसा हमने देखा माइग्रेशन के इतिहास लेखन में भी, यहाँ भी मध्यस्थों की भूमिका की तरफ इतिहासकारों ने बहुत गंभीरता से ध्यान दिया। और यह भारत से बाहर जाने वाला जो प्रवासी श्रमिक वर्ग का इतिहास हो, या भारत में भी जो असम के चाय बागानों में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता था उसकी बात हो, इन दोनों ही मसलों पर, दोनों ही इतिहास के लिए फिर से मध्यस्थों, दफादार कहें, सरदार कहें, इनकी भूमिका, इंटरमीडिएरीज की भूमिका, एजेंट की भूमिका की गहरी पड़ताल इतिहासकारों ने की है। और जैसा कि इनलैंड इंटरनल माइग्रेशन के संदर्भ में हम पाते हैं, यहाँ भी इतिहासकारों ने पाया है कि ये जो मध्यस्थ थे, इनकी भी यह कोई मोनोलिथिक कैटेगरी नहीं है। कई उदाहरणों में ये मध्यस्थ पुराने अप्रवासी श्रमिक वर्ग से ही आते थे। कई बार ये अप्रवासी श्रमिक वर्ग के जाति या उसी क्षेत्र से, उसी गांव से आते थे। कुल मिलाकर एक तो इनके साथ इस वर्ग का विश्वास का नाता, एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। लेकिन उसके साथ साथ, इस एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात थी कि ये जो मध्यस्थ थे, इनकी जानकारी, इनकी समझबूझ पर भी यह मजदूर वर्ग भरोसा करता था। इनके पास अधिक जानकारियां थीं। गंतव्य स्थल पर वे पहले जा चुके होते थे, या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में इनकी समझ अधिक थी, जानकारी अधिक थी। इसलिए भी इन मध्यस्थों का जो रुतबा या इनकी भूमिका इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, वह मानीखेज थी। इन्हीं इतिहासकारों ने इस बात की तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि सरकारी रपटों में भी इन मध्यस्थों को कई बार फरेबी या संदिग्ध या एक
तरह से आप कह सकते हैं कि बहलाने फुसलाने वाला, गैर भरोसेमंद आदि के नकारात्मक छवि के साथ व्यक्त किया गया अंग्रेजी सरकारी रपटों में भी। तो इन इतिहासकारों ने, हाल के दशकों के इतिहासकारों ने, मैरिना कार्टर हों, क्रिस्पियन बेट्स आदि, क्रिस्पिन बेट्स, मैरिना कार्टर या ब्रजलाल, इन्होंने हमारा ध्यान इस बात की तरफ दिलाया है कि जब हम इन मध्यस्थों के इतिहास की, इनकी भूमिका की तरफ अपना ध्यान देते हैं, केंद्रित करते हैं, तो वहाँ पुराने सरकारी दस्तावेजों के अपने बायसेस, उन अंग्रेजी अफसरों के बायसेस, उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। क्योंकि कई बार उनके अपने हित, एक प्लांटर का हित दूसरे प्लांटर के हित के साथ यदि मेल न खाए, ऐसी अवस्था में भी इन मध्यस्थों को संदिग्ध और इनको एक नकारात्मक छवि के साथ गढ़ा जाता था, पेश किया जाता था। कुल मिलाकर इन मध्यस्थों और इनकी भूमिका से एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अनेक पेचीदगियों को समझा जा सकता है, ऐसा हाल के दशक के इतिहासकारों ने हमारे सामने अधिक रूप में स्पष्ट किया है। एक दूसरा अहम पहलू है वह यह कि जैसे हम इंटरनल माइग्रेशन के संदर्भ में हमने देखा कि माइग्रेंट कभी भी अपने गांव और परिवार से, अपने नेटिव विलेजेस से नाता नहीं तोड़ते थे, संपर्क को बनाए रखते थे। उसी तरह हम यहाँ अप्रवासी मजदूरों के संदर्भ में भी पाते हैं कि जब इन प्रवासी मजदूरों की पीढ़ियाँ नए देशों में बस गई, उस समय भी इनका संपर्क, इनकी जिज्ञासाएं गांव परिवार से बनी रही, जो कि इनके द्वारा लिखे गए पत्र से बहुत साफ हो जाता है। ऐसे पत्रों, बड़ी संख्या में ऐसे पत्रों का संग्रह मैरिना कार्टर ने किया और उस आधार पर जो नया समाज और उनके पुराने संबंध, इनकी संश्लिष्टता को हमारे सामने रखा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत से अप्रवासी समय सीमा समाप्त होने के बाद भी वापस नहीं लौटे, वे वहीं बस गए। बहुत से बार बार लौटकर आए, फिर गए, और इन सब बातों ने इस प्रथा के नकारात्मक पक्ष पर पुनः विचार के लिए इतिहासकारों को मजबूर किया। इस सब से
एक बार मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि अप्रवासी श्रमिकों की एजेंसी का मुद्दा, उनके सब्जेक्टिविटीज़ का मुद्दा भी जुड़ जाता है, जो कि पिछले लेक्चर में भी इतिहासकारों के सामने 1980 के दशक के बाद से बहुत एक चुनौती के रूप में आने लगा था। यह हमने देखा। और इस एजेंसी की जब बात हम करें, इस सब्जेक्टिविटीज़ की बात करें, तो यहाँ महिला श्रमिक या महिला अप्रवासी श्रमिकों का जो इतिहास है वह बेहद दिलचस्प रूप में हमारे सामने आता है। और खासकर जब जिस प्रकार से बृजलाल ने नए प्रस्थान बिंदु इस इतिहास में हमारे सामने रखे, उसी तरह से इन अप्रवासी महिला श्रमिकों की अगली पीढ़ी जो स्वयं स्त्री थी, उसने इस इतिहास के जेंडर पक्ष को समझने में बहुत मदद की है। मैं ख़ास तौर से गायतुरा बहादुर की किताब कुली वोमेन द ओडिसी ऑफ इंडेंचर उसका जिक्र करना चाहूँगा, जहाँ ये अपने दादी के इतिहास, उस पीढ़ी के इतिहास से जोड़ती हुई कहानी हमारे सामने रखती हैं। और यहाँ न मात्र साक्ष्य के स्तर पर ओरल हिस्ट्री का यह एक बेहद महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है, लेकिन यहाँ हिस्ट्री और फिक्शन, हिस्ट्री और ऑटोबायोग्राफी, इसके बीच के बहुत सारे अनूठे प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इतिहास लेखन में लेखनी के स्तर पर भी, फॉर्म को लेकर भी जद्दोजहद हमें मिलता है, बहुत क्रिएटिव इंगेजमेंट हमें देखने को मिलता है। और अब इंडेंजर या गिरमिटिया या कूली आदि महज अवमानना का शब्द पद नहीं रह गया। इसको इन पदों के साथ एक तरह से कह सकते हैं जो पहचान का मुद्दा है, आइडेंटिटी का मुद्दा, उसमें इनको विपरीत तरीके से भी इनको एक सम्मान, एक थाती की तरह से भी इस्तेमाल होते हम देखते हैं। जैसा कि वहाँ के मॉरिशस के एक कवि खाल ताराबुली ने एक शब्द दिया कुलीच्यूड, और उनका और मैरिना कार्टर जिनका मैंने अभी जिक्र भी किया, इनकी किताब का शीर्षक भी है कुलीच्यूड। तो इस तरह से नए नए इस इतिहास को, इस हेरिटेज को लेकर प्रयोग हो रहे हैं जो बेहद इंसाइटफुल हैं, प्रोवोकेटिव हैं। साथ ही पिछले 2 दशकों में इतिहासकारों का ध्यान इन अप्रवासी मजदूरों के जो वापस भी आ रहे थे, फिर से वापस लौट भी रहे थे, ऐसे मजदूरों के आत्मकथात्मक
लेखनी की तरफ भी गया, जैसे मुंशी रहमान खान की किताब जीवन प्रकाश है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद भी काथिंका, सिन्हा, करखौब आदि ने किया है। और इनसे, इन आत्मकथात्मक जो लेखनी से, या फिर तोताराम सनाड्य हैं, या फिर बाबा रामचंद्र हैं, इनके जरिए भी इस अप्रवासी श्रमिक इतिहास को देखा जा रहा है। इन सब से एक और जो स्थापित मान्यता है रही, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, और वह है इस अप्रवासी मजदूर समुदाय के प्रति जो राष्ट्रवादी नज़रिया रहा भारत में, उसका भी पुनर्मूल्यांकन इतिहासकारों ने शुरू कर दिया है। और हम इस पुनर्मूल्यांकन में पाते हैं कि 1910 के बाद से जो इस प्रथा के खात्मे, इस प्रथा का विरोध जिस तरह से तीव्रता अख्तियार कर रहा था, उसमें कहीं न कहीं उसके कई पक्ष थे। और एक पक्ष तो भारत के औद्योगिक इकाइयों में इस अप्रवासन के कारण श्रमिकों की तादाद में कमी आना भी था। तो चिंता का एक सिरा इस बात में था कि जो मजदूर भारत से बाहर जा रहे हैं वह भारत के ही औद्योगिक इकाइयों में काम करें। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी था, और वहाँ हम, जैसे काथिंका, सिन्हा, करखौब ने सूरीनाम के अध्ययन से हमें दिखाया है कि जहाँ एक ओर भारतीय राष्ट्रवादी इस प्रथा के खात्मे की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सूरीनाम के अप्रवासी भारतीय श्रमिक समुदाय इसको कायम रखना चाह रही थी। वह अधिक संख्या में भारत से और भी लोग आए, खासकर महिलाएं आए, इस बात के लिए वह सक्रिय थी। और जब 1921 में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया तो वहाँ के समुदाय को कई अर्थों में निराशा का सामना भी करना पड़ा। तो इन इतिहासकारों ने दिखाया है कि राजनीतिक के स्तर पर भी इस प्रथा के प्रति जो रवैया रहा वह कोई एकांगी या एक रंगी नहीं था। उसके कई अलग अलग पक्ष जो आपस में विरोधाभासी भी रहे। तो जिस ग्रेटर इंडिया, बृहत भारत की कल्पना
आकार ले रही थी 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में, उसके भी कई अलग रूप रहे। यहाँ साथ ही इसी का एक दूसरा पक्ष भी इस राजनीतिक इतिहास का या पहचान की राजनीति का एक दूसरा पक्ष भी हमारे सामने खुलता है। जब इतिहासकारों ने वहाँ के समाज, वहाँ के इस अप्रवासी श्रमिक समाज के दैनिक अनुभवों की तरफ और उस दैनिक अनुभवों में धार्मिकता जैसे मुद्दे की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया, प्रभु महापात्र ने सूरीनाम में रमज़ान के मुद्दे को और उसके इर्द गिर्द होने वाले इतिहास और सामाजिकता की संश्लिष्टता को शोध का मुद्दा बनाया। काथिंका सिन्हा करखौब ने सूरीनाम में अप्रवासी मुसलमान समुदाय के ऊपर ध्यान केंद्रित किया और इससे एक महत्वपूर्ण तथ्य रेखांकित होता है कि यह जो डायस्पोरा का इतिहास है वह महज एक ही संप्रदाय का इतिहास नहीं है। वहाँ भी विविध धर्म, विविध संप्रदाय के लोग, उनकी सामाजिकता का इतिहास फल फूल रहा था, जिसकी तरफ, उस विविधता की तरफ भी इतिहासकारों ने हमारा ध्यान खींचा है। इन सब के साथ साथ पिछले दशकों में, खासकर पिछले दशक में, इस अप्रवासी श्रमिक समुदाय जहाँ जिस समाज से यह प्रस्थान कर रहे थे, उत्तर भारतीय संदर्भ की बात मैं कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, उस समाज ने किस तरह से इस प्रवास के इतिहास की संस्कृति को अपने में जीवित रखा। भोजपुर के इलाके से जहाँ से यह माइग्रेशन हो रहा है, वह भोजपुरी समाज किस तरह से इस प्रवसन को देख रहा है, उसकी सांस्कृतिक स्मृतियाँ, उसके स्टीरियोटाइप्स आदि का अध्ययन किस तरह से इस पूरे इतिहास को नए प्रश्न दे सकता है, इसका एक बढ़िया उदाहरण आशुतोष कुमार के हाल के शोध से हमें मिलता है, जहाँ ये लोकगीत जैसे जत्सार आदि का जिक्र करते हैं, जिसमें इस प्रवास की स्मृति का सुगंध हमारे सामने मिलता है। तो और इतना ही नहीं, इससे कई और भी
स्थापनाएं, कई स्मृतियां, कई अफवाहों का इतिहास, जैसे आशुतोष कुमार जिक्र करते हैं मोमिया का तेल। यह भ्रांति थी कि इन मजदूरों को एक खास मशीन में डालकर उनके शरीर का तेल निकाला जाता है, और यह अफवाह, यह र्यूमर पूरे दक्षिणी गोलार्ध में हम इसका विस्तार पाते हैं उसकी तरफ। तो इस तरह से हमारा ध्यान दिलाते हैं, इस तरह से नए साक्ष्य इतिहास के लिए नई चुनौतियों के साथ हमारे सामने आते हैं। लेकिन इस सब के साथ साथ, जैसा कि क्रिस्पिन बेट्स और मरीना कार्टर ने कहा कि यह प्रवसन का इतिहास हिंद महासागर के एक सामुद्रिक नेटवर्क की तरफ भी हमें ले जाता है, जहां माइग्रेशन का इतिहास महज दो भूखंडों, प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन की बात नहीं रह जाती है। एक नेटवर्क के रूप में यह इतिहास हमारे सामने नई चुनौती पेश करता है। जैसा कि पिछले 1-2 दशकों में इतिहासकारों का एक समूह समुद्र के इतिहास या जल के इतिहास को कैसे लिखा जाए उसकी तरफ उत्सुक है। तो यहाँ महज पुराना समाज या नया समाज की बात नहीं है, यहाँ उस यात्रा की बात है, उस जहाज के अनुभवों की बात है। अनिल प्रसाद का शोध उस जहाज पर होने वाले हेल्थ रिलेटेड मेडिकल हिस्ट्री की परतों को हमारे सामने खोलता है। तो इस तरह से नए नए आयाम हमारे सामने नई चुनौतियों के साथ, नए प्रश्नों के साथ और नए ऐतिहासिक साक्ष्यों की पड़ताल की तरफ, पुराने ऐतिहासिक साक्ष्यों को नए सिरे से, नए तरीके से इंटरप्रेट करने की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। इतिहास का सिलसिला जारी रहता है। अतीत अपनी नई परतों के साथ हमारे सामने रूबरू होता है। तो दोस्तों, मैं आज का यह लेक्चर यहाँ समाप्त करता हूँ। पिछले 3 लेक्चरों में आज के इस लेक्चर को शामिल किया जाए तो 3 लेक्चर में हमने श्रमिक इतिहास के अलग अलग पहलुओं पर अपना ध्यान दिया। आगे हम आधुनिक भारत के इतिहास के अन्य पहलुओं की तरफ ध्यान देंगे और इतिहास लेखन के से रूबरू हमारा यह सिलसिला चलता रहेगा। शुक्रिया।